हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक नया टॉपिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन वो 11th एनसीईआरटी का था, जिसमें हम केवल दो ही ग्रुप डिस्कस करते हैं, ग्रुप 13 और 14। अब 12th एनसीईआरटी में हमारे पास ग्रुप 15, 16, 17 और 18 है, तो उनका डिस्कशन हमें करना है। लेकिन मैं एक बार 12th एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं, ये ग्रुप हैं, इनको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूँ। ये टॉपिक हम पहले इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे जो रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को जो है याद रखने में, समझने में। और वो छोटा सा टॉपिक है ऑक्सी एसिड। तो हम एक बार ऑक्सी एसिड के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी सीख लेते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। ऑक्सी एसिड नाम तो आपने पहले भी खूब सुन ही रखा है। ऑक्सी एसिड क्या होते हैं पहले तो ये समझ लीजिए। एक्चुअली जो नॉन मेटल होती है, अधातु, उन अधातु तत्वों के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, अधातु तत्वों के हाइड्रोक्साइड, ये ऑक्सी एसिड होते हैं, ये ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। तो एक तो सिंपल और बेसिक सी बात आपके सामने वो क्लियर होगी कि ऑक्सी एसिड होते क्या है। एक सिंपल डेफिनेशन आ गई हमारे पास, हाइड्रोक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ये ऑक्सी एसिड होते हैं। अब नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला होगा, अच्छे से आपकी क्लियर नहीं हो रही होगी चीज़ें। तो मैं एक बार थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, उनके हाइड्रोक्साइड्स के साथ इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्ड पीरियड में हमारे पास सोडियम है। सबसे पहले सोडियम का हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, जो कि एक धातु का हाइड्रोक्साइड है, और धातु का हाइड्रोक्साइड है तो ये क्षार है। सोडियम के बाद में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, तो MgOH का होल ट्वाइस। तो ये भी धातु का हाइड्रोक्साइड है, तो ये भी क्या हो गया, क्षार हो गया। उसके बाद में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये AlOH3। अब जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चलते हैं, आयनिक गुण एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, तो आपको पता है कि आयनिक गुणों में जो यौगिक बनते हैं, जैसे सोडियम ने अपना हाइड्रोक्साइड बनाया, एक एल्यूमिनियम ने अपना हाइड्रोक्साइड बनाया। तो एल्यूमिनियम ने जो हाइड्रोक्साइड बनाया है उसमें आयनिक गुण कम है, और सोडियम ने जो हाइड्रोक्साइड बनाया है उसमें आयनिक गुण ज़्यादा है। तो आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, तो तत्वों के द्वारा जो यौगिक बनाए जाते हैं, उन यौगिकों में सहसंयोजी गुण आना चालू हो जाते हैं। तो यहाँ सहसंयोजी गुणधर्म ज़्यादा है। और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक सा फंडा आपको पता है कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों को ले लें हम, जितने ज़्यादा सहसंयोजी गुणधर्म होंगे, कौन से गुणधर्म होंगे, सहसंयोजी गुणधर्म होंगे, तो उनमें अम्लीय प्रकृति आएगी। तो इधर जाने पर सहसंयोजी गुण बढ़ रहे थे, तो यहाँ अम्लीय प्रकृति बढ़ रही थी। यहाँ इतनी ज़्यादा अम्लीय प्रकृति आ गई थी कि एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो उभयधर्मी है, मतलब इसमें अम्लीय भी है और क्षारीय भी। जबकि ये जो दोनों हाइड्रोक्साइड थे, ये दोनों हाइड्रोक्साइड कैसे थे, ये दोनों हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड किस प्रकृति का होता है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होगा। अब एल्यूमिनियम के बाद में अगला कौन सा तत्व आएगा, अगला तत्व आपको पता है सिलिकॉन आने वाला है। सिलिकॉन का जो हाइड्रोक्साइड होगा वो SiOH होल 4 होगा। और अब ये और ज़्यादा सहसंयोजी है, और ज़्यादा सहसंयोजी है, तो फिर इसमें और ज़्यादा अम्लीय गुणधर्म आएंगे, और ये फिर अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। सिलिकॉन का जो हाइड्रोक्साइड है ये अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। क्लियर हो गई। और सिलिकॉन अपने आप में एक अधातु है, तो ये अधातु का जो हाइड्रोक्साइड हो गया, तो इसको हम क्या कह देंगे, ऑक्सी एसिड बोल देंगे। तो यहां से ऑक्सी एसिड, ये ऑक्सी एसिड है, ये वाली ऑक्सी एसिड नहीं है। सिलिकॉन के बाद में हम फास्फोरस के पास चलते हैं। फास्फोरस की संयोजकता 5 है, तो 5 जो हैं वो हाइड्रोक्साइड तो इसके साथ जुड़ नहीं सकते। होता क्या एक्चुअली, फास्फोरस के पास 5 वैलेंसी है, तो 5 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी एक ऑक्सीजन के साथ पूरी हो जाती है, और 3 वैलेंसी को वो OH के साथ पूरी कर लेते हैं। ये फास्फोरस का एक ऑक्सी एसिड बन जाएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं,
इसको लिखते समय, इसका सूत्र लिखते समय, अणुसूत्र लिखते समय हाइड्रोजन को सबसे पहले लिख देते हैं जितनी भी है, फिर उस धातु को लिख देते हैं और फिर ऑक्सीजन लिख देते हैं। तो H3PO4 जो आपने बहुत ज़्यादा आप इससे परिचित हो, सुन रखा है इसके बारे में, जिसे हम फास्फोरिक एसिड कहते हैं। तो ये फास्फोरिक एसिड एक्चुअल में फास्फोरस का हाइड्रोक्साइड ही है और ये क्या कहलाता है, ये ऑक्सी एसिड कहलाता है। ऐसे ही आगे सल्फर की बात कीजिए आप, सल्फर की संयोजकता 6 है तो उसमें ये 4 संयोजकता 2 ऑक्सीजन के साथ पूरी कर लेता है और 2 जो थी वो OH के साथ पूरी कर लेता है। तो SO2OH का होल ट्वाइस ये यहाँ बन जाता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये यहाँ से ये बन जाएगा H2SnO4, क्योंकि पहले H लिखना है, बाद में उस नॉन मेटल को, लास्ट में ऑक्सीजन को लिखते हैं। तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये सल्फ्यूरिक एसिड है लेकिन ये सल्फर का हाइड्रोक्साइड भी है और इसे हम ऑक्सी एसिड कहेंगे। क्लोरीन के साथ भी ऐसा ही है, क्लोरीन के 7 संयोजकता है, 7 में से 6 ये 3 ऑक्सीजन के साथ कर लेता है, 1 वो OH के साथ कर लेगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, HClO4 पर क्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है ये, पर क्लोरिक एसिड, ये क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है। तो ये जो ऑक्सी एसिड है वो एक्चुअल में क्या होते हैं, वो एक्चुअल में अधातु के हाइड्रोक्साइड होते हैं। क्या होते हैं ये अधातु यानी नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। अब जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनमें से कौन कौन सी नॉन मेटल इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड बना रही है, बस उसका हमें डिस्कशन करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। तो हम सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ऑक्सी एसिड जो बनेंगे, ये ऑक्सी एसिड कौन कौन सी नॉन मेटल्स के पॉसिबल हैं वो देख लीजिए। तो दूसरे आवर्त में देखिए, दूसरे आवर्त में बोरोन का ऑक्सी एसिड हो सकता है, कार्बन के ऑक्सी एसिड हो सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का होगा नहीं और फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड हो सकता है। तीसरे आवर्त में आप देखेंगे तो सिलिकॉन का ऑक्सी एसिड हो सकता है, फास्फोरस का ऑक्सी एसिड हो सकता है, सल्फर का ऑक्सी एसिड हो सकता है और क्लोरीन का ऑक्सी एसिड हो सकता है। ऐसे ही ब्रोमीन का भी ऑक्सी एसिड पॉसिबल है और आयोडीन का भी ये भी ऑक्सी एसिड बनाते हैं। ऐसे ही फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक, एंटीमनी, ये भी ऑक्सी एसिड बनाते हैं। सल्फर के बाद सेलेनियम, टेलुरियम, ये भी ऑक्सी एसिड बनाते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। हमें जो डिस्कस करना है मेनली इनके बारे में करना है, जिनमें से बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन, इनके केवल एक एक ऑक्सी एसिड बनते हैं, जिनका डिस्कशन हम 11th NCERT जब पढ़ी थी पहले पी ब्लॉक में, वहाँ क्लियर कर लिया था। तो यहाँ हमें एक तो नाइट्रोजन की ऑक्सी एसिड ये पढ़ने हैं, एक फास्फोरस के ऑक्सी एसिड पढ़ने हैं, एक सल्फर के ऑक्सी एसिड पढ़ने हैं और एक हेलोजनों के ऑक्सी एसिड पढ़ने हैं। इन सबको हम एक साथ पढ़ लेंगे, ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन इस पॉइंट में। तो 1 बाई 1 हमें क्या करना है, इन ऑक्सी एसिड का डिस्कशन करना है। सबसे पहले हम बात करें किसकी, नाइट्रोजन की ऑक्सी एसिड्स की। तो नाइट्रोजन की ऑक्सी एसिड ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। आप हेडिंग डाल लीजिए, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ओके, अब देखिए किसी भी एलिमेंट के द्वारा जब ऑक्सी एसिड बनाया जाएगा तो उसकी जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे, उस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कुछ बेसिक बातें होंगी जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में देखिए, उस सेंट्रल एटम से एक ऑक्सीजन ऐसी होगी जो कि प्रोटॉन से जुड़ी हुई होगी, नाइट्रोजन से एक ऐसी ऑक्सीजन जुड़ेगी जो पहले से ही प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन से जुड़ी हुई रहेगी, यानी एक OH सेंट्रल एटम से जरूर जुड़ा हुआ रहेगा और एक बिना प्रोटॉन वाली ऑक्सीजन भी होगी, नॉन प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन भी होगी। तो ये जो ऑक्सी एसिड है उस ऑक्सी एसिड की एक बेसिक से एक सिंपल सी स्ट्रक्चर होगी। तो अब यहाँ नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे भाईतम कोष में, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम आ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके रह गए, वो लोन पेयर के रूप में पड़े रहेंगे। एक सिंपल ऑक्सी एसिड बनाना है तो ये वाला ऑक्सी एसिड बन गया, जिसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी है और एक सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ा हुआ है। इसको अगर ये इस लोन पेयर को भी बॉन्डिंग में काम में ले लें, यानी यहां भी एक और ऑक्सीजन जोड़ ले, तो एक नया ऑक्सी एसिड हमारे पास बन सकता है। और वो जो नया ऑक्सी एसिड होगा उस नए ऑक्सी एसिड में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई रहेगी,
एक ऑक्सीजन आपकी सिंगल बॉन्ड OH वाली होगी, और ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट किया जाए तो एक ये बन जाएगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड मत बना देना, क्योंकि डबल बॉन्ड बना दिया तो नाइट्रोजन की 5 संयोजकता हो जाएगी, और नाइट्रोजन की कभी भी 4 से ज्यादा सह संयोजकता नहीं हो सकती। नाइट्रोजन अधिकतम 4 सह संयोजक बंध बना सकता है, तो ये एक नया ऑक्सी एसिड बन जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ से 2 ऑक्सी एसिड बन रहे हैं, एक ऑक्सी एसिड ये वाला बन रहा है सिंपल, दूसरा ऑक्सी एसिड ये बन रहा है। अब नाइट्रोजन का ये जो सिंपल ऑक्सी एसिड बना, ये इसका संरचना सूत्र है। यदि आप इसके अणु सूत्र की बात करोगे तो इसका अणु सूत्र रहेगा HNO2। देख लीजिए, सबसे पहले H लिखते हैं और लास्ट में O लिखते हैं, तो HNO2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ आप देखोगे तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला आएगा HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो एक तो हो गया, एक HNO2 हो गया, एक HNO3 हो गया। अभी इनका नामकरण हम करें तो नामकरण से पहले देखिए इनका ऑक्सीकरण अंक। अगर ऑक्सीकरण अंक देखेंगे तो यह नाइट्रोजन +3 में है, और यहाँ पर नाइट्रोजन आप देखोगे तो +5 में है। जिस ऑक्सी एसिड में नाइट्रोजन निम्न धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में होगा, जिस ऑक्सी एसिड में अगर 2 ऑक्सी एसिड है उनका नाम लिखना होता है तो कम प्लस जिसके ऊपर होता है उसके नाम में उस तत्व के एंड में अस लगा देंगे, और जिसके ज्यादा प्लस है उसके इक लगा देंगे। तो यहाँ नाइट्रोजन की इक लगेगा, तो ये जो एसिड बनेगा इस एसिड का नाम होगा नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होगा ये बनेगा हमारे पास नाइट्रिक एसिड। तो ये तो हो गया नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, और जिसमें कम है पहले से धनात्मक निम्न धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में बना हुआ है, उसके लास्ट में अस लगा देंगे तो ये बनेगा हमारे पास नाइट्रस अम्ल। कौन सा एसिड बन जाएगा? नाइट्रस अम्ल बन जाएगा। तो नाइट्रोजन के सिंपल 2 ऑक्सी एसिड हो गए, एक हो गया नाइट्रस अम्ल, एक हो गया नाइट्रिक अम्ल। दोनों समझ में आएगी कहानी अच्छे से। अब हमें इन ऑक्सी एसिड के बारे में कुछ अच्छी वाली जो नॉलेज है वो और लेनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें क्षारकता से संबंध में। जो अम्ल होते हैं उनकी क्षारकता होती है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेसिसिटी। तो हम यहाँ बेसिसिटी या क्षारकता की बात करते हैं। क्या होती है क्षारकता, पहले तो ये आपको पता होनी चाहिए, जो कि आप पहले से पीछे के लेक्चर से, आयोनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर से वहाँ सीख भी चुके हैं। किसी भी अम्ल के एक अणु के द्वारा कितने H+ आयन त्यागे जाते हैं उसे उसकी क्षारकता कहते हैं। तो ये कितने H+ त्याग सकता है वो उसकी क्षारकता होगी। और कौन उसकी संरचना से पता चलेगा कि वो कितनी H+ त्यागता है, क्योंकि जो H O से जुड़ा हुआ रहता है वो H तो त्यागने योग्य होता है, लेकिन यही H अगर डायरेक्ट N से जुड़ जाता तो फिर ये त्यागने योग्य नहीं था। तो ये H किससे जुड़ा हुआ है? O से। जो O से जुड़े हुए H होते हैं वो त्याग दिए जाते हैं और वो क्षारकता में काउंट होते हैं, और जो H डायरेक्ट जुड़े हुए रहते हैं सेंट्रल एटम से वो नहीं त्यागे जाते और वो क्षारकता में काउंट नहीं होते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्षारकता की परिभाषा आप लिखना चाहो तो वैसे तो जरूरत नहीं है, तो अभी आप क्या लिख सकते हो? किसी अम्ल के एक अणु द्वारा जितने H+ आयन त्यागे जाते हैं उन H+ आयनों की संख्या को ही क्षारकता कहते हैं। तो यहाँ इसकी क्षारकता कितनी हो गई? ये एक H+ आयन त्याग सकता है तो इसकी क्षारकता हो गई 1। और यहाँ पर आप देखोगे ये भी केवल एक ही H+ आयन त्याग सकता है तो इसकी क्षारकता भी कितनी हो गई? 1। यानी ये दोनों एक क्षारकीय अम्ल हैं। क्षारकता में कैसे चेक करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। संरचना सूत्र से पता चलेगा। संरचना सूत्र में कितने H त्यागे जा सकते हैं वो आपको देखने होते हैं। तो ये क्लियर हो गई इसमें। इस ऑक्सी अम्ल में क्षारकता चेक करने के बाद में सेकेंड नंबर पर हमें जो बात करनी है वो बात करनी है अम्लीय सामर्थ्य की। किसकी बात करनी है? हमें बात करनी है अम्लीय सामर्थ्य की। अब अम्लीय सामर्थ्य में हमें क्या देखना है? देखिए इन दोनों में से किसका अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगा वो आपको देखना है। अब ये कैसे देखेंगे वो देखो। इसमें आपको क्या करना है, मान लो इसने अपना एक H+ त्याग दिया। अगर इसने अपना एक H+ त्याग दिया तो ये कौन सी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा N, एक लोन पेयर रहेगा उसके पास, ओके, एक उसके पास डबल बॉन्ड होगा और एक क्या होगा उसके पास? सिंगल बॉन्ड होगा। ये वाली स्ट्रक्चर होगी। तो जैसे अगर ये H त्याग देता है
तो ये ऑक्सीरिनाइन बनाने वाला है। जब भी कोई ऑक्सी अम्ल H+ त्यागता है तो ऑक्सीरिनाइन बनता है। पहले तो ऑक्सीरिनाइन का नाम कैसे लिखते हैं वो भी सिखा देता हूं। और यहां से अगर इसने अपना H+ त्याग दिया तो क्या बनेगा, इसने अगर अपना H+ त्याग दिया तो यहां N के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से थी, एक ऑक्सीजन ये जो थी इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये लोन पेयर वाली ऑक्सीजन। तो इससे ये वाला ऑक्सीरिनाइन बनेगा, इससे ये वाला ऑक्सीरिनाइन बनेगा। अम्लीय सामर्थ्य की बात कर रहा हूं मैं, तो उसको समझने के लिए पहले इनके ऑक्सीरिनाइन बना लीजिए आप। ऑक्सीरिनाइन बनाओगे तो इसका सूत्र हो गया NO3-, क्या हो गया इसका NO3-, और इसका सूत्र क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया हमारे पास NO2-। तो दो ऑक्सीरिनाइन बन गए। अब पहले तो इनका नाम कैसे लिखते हैं वो बता देता हूं। ये ऑक्सीरिनाइन किससे बना था, इस अम्ल से। इस अम्ल का नाम क्या था, नाइट्रिक अम्ल। उस अम्ल से जो रिनाइन बना है उसका नाम लिखते समय हम क्या करेंगे, उसके लास्ट में जो इक है, इस इक अम्ल को हटाकर और इक की जगह 8 लगा देंगे। तो नाइट्रिक में से इक हटा दो और 8 लगा दो, 8 लगा दोगे तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेट आइन। ये ऑक्सीरिनाइन है, ये ऑक्सी अम्ल था, ये ऑक्सीरिनाइन है। ऑक्सी अम्ल के लास्ट में इक लगा हुआ हो तो इक की जगह 8 लग जाता है। ऐसे ही अगर इस ऑक्सी अम्ल से ये रिनाइन बना है तो इस ऑक्सी अम्ल के लास्ट में क्या लगा हुआ है, अस। अगर लास्ट में अस लगा हुआ है तो अस को हटाकर उसकी जगह आइट लगा दीजिए। आइट लगा दोगे तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइट। क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइट। तो ऑक्सीरिनाइन का नाम लिखना और सूत्र लिखना आपने सीख लिया है, ठीक है। अब इन दोनों के जो अम्लीय सामर्थ्य उनकी तुलना करनी थी। तो देखिए अगर ये अपना H त्यागता है तो ये वाला ऑक्सीरिनाइन बनेगा, ये अपना H त्यागता है तो ये वाला ऑक्सीरिनाइन बनेगा। जो ऑक्सीरिनाइन ज्यादा स्थायी होगा वहां H जल्दी त्यागे जाएंगे और जहां H+ जल्दी त्यागे जाएंगे वो प्रबल अम्ल हो जाएगा। तो देखिए इसने अपना H+ त्यागा, ये बना। अब यहाँ ये अस्थायी क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस है। ऑक्सीजन पर माइनस है तो अब क्या हो, ये स्थायी होने के लिए इस माइनस को, इसको क्या करना पड़ेगा, विस्थानीकृत करना पड़ेगा। तो यहाँ अनुनाद होना चाहिए। तो यहाँ केवल एक ऑक्सीजन इसका सपोर्ट करेगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। तो यहाँ केवल इसका सपोर्ट करने के लिए एक ऑक्सीजन है, यानी इसकी केवल 2 ही अनुनादी संरचनाएं बन पाएगी। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इस ऑक्सीरिनाइन का स्थायित्व कम रहेगा। जबकि यहाँ देखिए इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ गया तो इसका सपोर्ट करने के लिए एक ऑक्सीजन ये वाली है और एक ऑक्सीजन ये वाली है। एक बार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो वहां नेगेटिव आ जाएगा और एक बार ये यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कुल मिलाकर के कहानी क्या है कि यहाँ 2-2 ऑक्सीजन जो है वो इसको हेल्प करने के लिए, इसके नेगेटिव को विस्थानीकृत करने के लिए यहाँ उपलब्ध है। जबकि यहाँ केवल एक ही ऑक्सीजन है जो इसका सपोर्ट करने वाली है। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि बनने वाले संयुग्मी जो रिनाइन था, उस ऑक्सी अम्ल का जो रिनाइन बन रहा है वो रिनाइन अनुनाद से जितना ज्यादा स्थायी हो सकता है वो ऑक्सी अम्ल उतना ही तेजी से H+ त्यागेगा। और तेजी से H+ त्यागेगा इसका मतलब HNO3 प्रबल अम्ल है। तो यहाँ अम्लीय सामर्थ्य की बात करेंगे आप तो HNO2 के कंपेयर में HNO3 ये अधिक प्रबल अम्ल है। समझ में आ गई कहानी, क्यों प्रबल अम्ल है वो भी आपके अच्छे से सीन क्लियर हो गया है यहाँ। तो यहाँ हमने एक तो अम्लीय सामर्थ्य की चर्चा की, क्षारकता की चर्चा की, इसके अलावा उनके सूत्र कैसे लिखते हैं, लास्ट में अस कब लगाएंगे, इक कब लगाएंगे, और उनके ऑक्सीरिनाइन जो बनाएंगे उन ऑक्सीरिनाइनों के सूत्र क्या होंगे। आपको इसका फॉर्मूला अणु सूत्र भी आना चाहिए, संरचना सूत्र भी आना चाहिए, दोनों की जरूरत आगे हमें जरूर पड़ती है। ये तो किसके ऑक्सी अम्ल हो गए, ये हो गए नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल, नोट करते जाइएगा इनको। अब हम बात करेंगे किसके, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। नाइट्रोजन के बाद में फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ। अब इसमें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, ओके। इसमें
मैंने ले लिया फास्फोरस, ये सेंट्रल एटम ले लिया मैंने फास्फोरस, ओके। इस फास्फोरस के पास फास्फोरस की संयोजकता होती है 5 और ये सभी ऑक्सीजन अम्ल हमें अपनी 5 संयोजकता पूरी करके रखते हैं। 5 में से 2 संयोजकता तो इसको ऑक्सीजन के साथ पूरी करनी ही पड़ेगी, तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ आएगी और एक इसको OH लाना पड़ेगा, तो ये कंडीशन हो गई। तो 5 में से 3 संयोजकता तो फास्फोरस की ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। अब बची 2 संयोजकता, तो ये दोनों संयोजकता किससे पूरी हो सकती है वो चेक कीजिए। हो सकता है पहला केस ऐसा है कि दोनों ही H से पूरी हो जाए, तो ये एक सबसे सिंपल ऑक्सी अम्ल बन जाएगा फास्फोरस का, ठीक है। और ये जो सबसे सिंपल ऑक्सी अम्ल बनेगा, इस सिंपल ऑक्सी अम्ल में फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक आप देखेंगे तो फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक आने वाला है +1, निकाल करके देख लेना। फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक +1 आने वाला है। इसका सूत्र क्या आएगा, इसका सूत्र आप देखेंगे तो 3H है, H3 हो गया, एक P है और 2 क्या है इसमें O है, H3PO2, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो सबसे सिंपल ऑक्सी एसिड बन गया फास्फोरस का, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो ऑक्सी अम्ल बनेगा, दूसरा जो ऑक्सी एसिड बनेगा, वो दूसरा ऑक्सी एसिड क्या होगा वो देख लो आप। दूसरे ऑक्सी एसिड में ये जो फास्फोरस है इसके साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाली है, कोई दिक्कत नहीं, एक ये OH वाली है। अब क्या है, दोनों जो संयोजकताएं पहले H से पूरी हुई थी उसमें से हो सकता है एक OH से पूरी हो जाए और एक H से पूरी हो, तो इसे एक नए टाइप का ऑक्सी एसिड बन जाएगा। और ये जो बनेगा इसमें फास्फोरस +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है और इसका सूत्र आप देखिएगा H3PO3 हो गया, ठीक है। 3H हो गया, एक P हो गया और 3 हो गए, ये H3PO3 हो गया, नया ऑक्सी एसिड बना लिया। और लास्ट में एक और ऑक्सी एसिड बन सकता है, और ये जो ऑक्सी एसिड बनेगा उसमें ये P था, P के साथ डबल बॉन्ड O था, सिंगल बॉन्ड OH था, यहाँ पे एक OH यहाँ ले ली हमने और इधर भी क्या लगा दे हम, इधर भी OH लगा दे, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्री है, वो ज्योमेट्री बन करके यहाँ आ जाएगी। क्लियर है, तो ये वाली स्ट्रक्चर, तीनों की आकृति चतुष्फल की है, देख लीजिए आप। तीनों की शेप क्या है, टेट्राहेड्रल है, sp3 संकरण है फास्फोरस में। यहाँ जो फास्फोरस है वो +5 में है, इसका सूत्र आप लिखेंगे तो ये H3 हो जाएगा, P हो जाएगा और O4 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो तीनों जो मूल ऑक्सी अम्ल है इसके, उन तीनों के सूत्र आपको पता होने चाहिए, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। अब इनके नाम, फास्फोरस अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +5 में है, जहां ये अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है उसका नाम लिखते समय फास्फोरस के इक लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड। इसका जो नाम है वो क्या हो गया, फॉस्फोरिक अम्ल, इसको फॉस्फोरिक अम्ल बोलते हैं हम। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आप, ये जो होगा इसको हम बोलेंगे, उच्चतम वाले की इक लगाएंगे तो उससे कम वाले की अस लगाएंगे, अस लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरस अम्ल। क्या बोल देंगे इसको, इसको फॉस्फोरस अम्ल हम बोलेंगे। ये बहुत ही अच्छी एसिड हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, तो ध्यान से इन चीजों को देखिए। ये फॉस्फोरिक अम्ल है, ये फॉस्फोरस अम्ल है, और इससे भी कम प्लस वाला है। तो अगर अस अम्ल वाला था जिसके लास्ट में अस लगा रखा है, उससे भी कम प्लस वाले में आपने जो ऑक्सी एसिड बना रखे हैं, यदि इससे भी कम ऑक्सीजन उसके पास अवेलेबल है तो फिर इसके नाम के पहले हाइपो लगा लें। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे हाइपो फॉस्फोरस एसिड। क्या बोल देंगे इसको, इसको हम बोलेंगे हाइपो फॉस्फोरस अम्ल। तो 3 एसिड हमारे पास हो गए, कौन कौन से, एक हो गया हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, एक हो गया फॉस्फोरस अम्ल, एक हो गया फॉस्फोरिक अम्ल। 3 एसिड हो गए, कौन कौन से, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, दूसरा फॉस्फोरस अम्ल, तीसरा फॉस्फोरिक अम्ल। सबसे ज्यादा प्लस होता है तो इक लगा देते हैं, उससे कम वाला जो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था उसके इक लगा दिए थे, इसके अस लगा देते हैं। उससे भी कम हो तो उसके नाम के पहले हाइपो और लगा लिया जाता है। तो ये तो हो गए इनके संरचना सूत्र और इनके नाम। जब आप इनके नाम लिखते हैं तो जो हाइपो फॉस्फोरस अम्ल और फॉस्फोरस अम्ल है, इन दोनों के
एक एक अन्य नाम और है, वो नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है वो आप देख लीजिए। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल जो था, इस हाइपोफॉस्फोरस अम्ल को फॉस्फिनिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इसको फॉस्फिनिक अम्ल बोलते हैं। और ये फॉस्फिनिक अम्ल के नाम से एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, नीट में इसको पूछा जा चुका है। और फॉस्फोरस अम्ल, इसको फॉस्फोनिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाएगा फॉस्फोनिक अम्ल। तो एक तो फॉस्फिनिक अम्ल होता है और एक होता है फॉस्फोनिक अम्ल। क्लियर हो गई ये चीज? ये इनके और दूसरे नाम और है। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल को फॉस्फिनिक अम्ल, फिनिक और फोनिक, इतना सा फर्क होता है इनमें। फोनिक एसिड है तो वो फॉस्फोरस अम्ल है, फिनिक एसिड है तो वो फॉस्फोरिक अम्ल। क्लियर होगी ये? समझ में क्लियर होगी ये चीजें? याद रह जाएगी ये सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। और फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल बड़े मजेदार भी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब सबसे सिंपल वाली बात हम यहाँ करें, और सबसे सिंपल वाली बात है इनकी क्षारकता की। क्षारकता आपको पता है? क्षारकता का मतलब होता है कितने H त्यागे गएंगे, एक अणु कितने H त्यागेगा। और यहीं से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इनकी क्षारकता से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब यहाँ क्षारकता देखिए, क्षारकता का मतलब, क्षारकता हम उसके संरचना सूत्र से बता पाएंगे। उसमें कितने H हैं जो O से जुड़े हुए हैं, O से जुड़े हुए H त्यागे जाएंगे। सीधे जुड़े हुए H त्यागने योग्य नहीं होते हैं, O से जुड़ा हुआ H त्यागने योग्य होता है। तो ये वाला H यहाँ से त्याग दिया जाएगा। एक H त्यागने योग्य है तो उसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? उसकी क्षारकता हो जाएगी 1। ठीक है, यहाँ कितने H है जो त्यागने योग्य हैं वो देख लीजिए आप। यहाँ पर 2 H ऐसे हैं जो त्यागने योग्य है, तो इसकी क्षारकता हो गई 2। सीधा जुड़ा हुआ H कभी भी त्यागने योग्य नहीं होता है। ऐसे ही इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? तो इसकी क्षारकता हो जाएगी 3, क्योंकि इसमें 3 H जुड़े हुए हैं O से, सीधा एक भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो तीनों की क्षारकता बिल्कुल अलग अलग है, और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। त्रिक्षारकीय अम्ल फॉस्फोरिक है, द्विक्षारकीय अम्ल फॉस्फोरस है, और एक क्षारकीय अम्ल हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है। ठीक है, अब जैसे आपको पता चला कि ये एक H, ये 2 H और ये 3 H त्याग सकता है, तो H त्यागने से इनसे ऑक्सीरिनाइन बनते हैं। तो ये कौन कौन से ऑक्सीरिनाइन बना सकता है उसके बारे में आप देख लीजिए। अगर यहाँ एक H त्यागा जाएगा तो ये वाला H त्याग देंगे, ये वाले H तो इसमें से निकल नहीं सकते। तो जैसे ये H निकलेगा, यहाँ जाएगा माइनस, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा, इसमें 2 तो H बचेंगे, एक P बचेगा, 2 O बचेंगे, और एक आ जाएगा उसके ऊपर माइनस, H2PO2 माइनस। क्या बनेगा ये? H2PO2 माइनस। एक ही ऑक्सीरिनाइन बना सकता है ये। समझ में आ गई कहानी? जब ये अम्ल H को बाहर निकालेगा, H कब निकालेगा? जब ये क्षार से क्रिया करेगा। तो क्षार से क्रिया करता है तो ये एक H को निकाल करके एक ही प्रकार का ऑक्सीरिनाइन बना सकता है। यहां बात कीजिए, जब इसके चर्चा करेंगे हम तो ये बड़े मजेदार है। यहां पे 2 H निकल सकते हैं। अब दोनों H एक साथ निकले, ये ऐसा होता नहीं है। पहले एक H निकलेगा फिर दूसरा H निकलेगा। मान लो केवल एक ही H निकला तो इसका मतलब इसमें 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि केवल एक H निकले, केवल एक H निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा? H कितने रह जाएंगे? 2 H रह जाएंगे, इसमें 2 तो H रह जाएंगे, एक P रह जाएगा, और O कितने रह जाएंगे? 1, 2 और 3 O रह जाएंगे, H2PO3, और एक माइनस आएगा क्योंकि केवल एक ही H इसमें से निकला है। ठीक है, अगर दूसरा H भी निकल गया तो, अगर दूसरा H भी निकल गया, ये वाला H भी निकल गया, तो फिर इसका सूत्र हो जाएगा HPO3, और यहां आ जाएगा -2। केवल एक ही H बचेगा, दोनों निकल गए तो HPO3 -2 आ जाएगा। तो H2PO3 माइनस या HPO3 -2 2 प्रकार के रिनाइन बन सकते हैं इससे, और एक प्रकार का रिनाइन बनता है इससे। इससे कितने प्रकार के रिनाइन बनेंगे? इससे आपके पास 3 प्रकार के रिनाइन बन सकते हैं। कि ये वाला H निकल गया तो, अगर ये वाला H यहां से निकला, केवल एक ही H निकला, तो इसका सूत्र आ जाएगा H2PO4 माइनस, केवल एक ही H निकला तब तो।
2 H निकल गए तो फिर 2 माइनस आ जाएंगे इसके ऊपर, और ये हो जाएगा HPO4 -2। और एक और H निकल गया तो वो एक और H था वो भी अगर यहां से निकल गया तो ये बन जाएगा, इसमें कोई H नहीं बचेंगे, और ये बन जाएगा PO3 -3। क्या बन जाएगा वो? PO3 -3, सॉरी PO4। ये बन जाएगा PO4 -3। तो ये 3 प्रकार के ऑक्सीरिनाइन बना सकता है, ये 2 प्रकार के ऑक्सीरिनाइन बना सकता है, और ये केवल एक ही प्रकार का ऑक्सीरिनाइन बना सकता है। अब इनके जो ऑक्सीरिनाइन बनते हैं, इन ऑक्सीरिनाइनों के नाम क्या होंगे? नाम मैं और बता देता हूं। तो नाम में आपको पहले से भी बताया हुआ है वैसे तो, और हम इसको रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अगर लास्ट में इकल लगा हुआ है तो उनके ऑक्सी अम्लों में इक की जगह 8 लगा देना है। क्या लगा देना है? 8 लगा देना है। तो इसका नाम होगा फास्फेट, इसका भी फॉस्फेट, इसका भी फॉस्फेट, तीनों का ही फॉस्फेट होगा। अब अगर उस ऑक्सी अम्ल में ऑक्सीरिनाइन में हाइड्रोजन है, और ऐसी हाइड्रोजन है जो आयनित भी हो सकती है, यानी वो निकल भी सकती है, तो उस हाइड्रोजन की संख्या को भी हम बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। जैसे इसका नाम तो हो जाएगा केवल फॉस्फेट। क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। फॉस्फोरिक अम्ल का ऑक्सीजनाइन है तो फॉस्फेट हो जाएगा। इसका फॉस्फेट तो होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसके नाम में फॉस्फेट तो आएगा, वो तो कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन भी है, और ये वो हाइड्रोजन है जो त्यागी जा सकती है, क्योंकि इसके तो सारी हाइड्रोजन ही त्यागने योग्य थी। तो ये हाइड्रोजन निकल सकती थी, निकली नहीं। और अगर त्यागने योग्य हाइड्रोजन थी तो उसको लिखना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, ये हाइड्रोजन फास्फेट है। समझ में आ गई कहानी? हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन को बताना पड़ेगा नाम में। ऐसे ही यहां पर इसको भी हम फॉस्फेट तो लिखेंगे, उसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई टेंशन भी नहीं है हमें। ये जो है इसका नाम फॉस्फेट तो होगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन है वो भी लिखनी पड़ेगी। अब बताइए कितनी हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन थी तो केवल हाइड्रोजन लिख दिया था, 2 हाइड्रोजन है तो डाई हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। दोनों आयनित होने वाली है तो इसको क्या लिख देंगे हम? डाई हाइड्रोजन। तो इसका नाम होगा डाई हाइड्रोजन फास्फेट। ऐसी हाइड्रोजन जो आयनन योग्य है उसको नाम में प्रदर्शित करना बहुत जरूरी होता है। तो ये डाई हाइड्रोजन फास्फेट है, ये हाइड्रोजन फास्फेट है, और ये केवल फॉस्फेट है। ऐसे ही अब इनके नाम में देखिए, यहां पे जब आप देखोगे तो इस अम्ल में एक H बची हुई है इस रिनाइन में, और आपको पता है कि एक H अगर बचती है तो वो तो आयनन योग्य नहीं होती। तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन को यहां प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है, आप तो सिंपल नाम लिख दीजिए। सिंपल में लास्ट में अगर अस हो तो अस को हटाकर आइट लगाया जाता है। तो ये फास्फोरस अम्ल है, इसके अस के आइट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉस्फाइट। क्या हो जाएगा? ये फॉस्फाइट हो जाएगा। समझ में आ गई कहानी? और फास्फाइट में इस हाइड्रोजन को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन आयनन योग्य नहीं है। सुन लेना अच्छे से इस बात को, ओके। लेकिन इसमें देखिए नाम में तो इसके भी फॉस्फाइट ही आएगा, ठीक है, ये भी नाम में तो फॉस्फाइट ही रखेगा वैसे। लेकिन अब इसमें 2 हाइड्रोजन है और हमें पता है कि 2 में से एक तो ऐसी है जो नहीं निकलेगी, लेकिन एक तो निकल सकती है कम से कम। तो अगर वो एक निकल सकती है तो उसको लिखिए और इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन फास्फाइट। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन फास्फाइट। ये फॉस्फाइट है, ये हाइड्रोजन फॉस्फाइट है, ठीक है। ये 2 रिनाइन बनाता, दोनों के नाम हो गए। और अब इसमें तो 2 हाइड्रोजन बची हुई है और आपको पता है कि दोनों ही वो हैं जो नहीं निकल सकती। तो बस इसके तो लास्ट में सिर्फ अस को हटाकर आइट लगा दीजिए तो हाइपोफॉस्फाइट क्या हो जाएगा? ये हाइपोफॉस्फाइट हो जाएगा। एक तो आपको इसका अच्छे से नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसको हाइपोफॉस्फाइट बोलेंगे हम। हाइपोफॉस्फाइट क्या होता है? हाइड्रोजन फास्फाइट क्या होता है? ओनली फास्फाइट होता है, वो क्या होता है? डाईहाइड्रोजन फास्फेट, हाइड्रोजन फास्फेट एंड फास्फेट। ये वाली कहानियां हो गई।
अब इससे क्या होता है, कोई भी लवण का सूत्र हमसे पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, ये फॉर्मूले हमारे पास है सारे। क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, इसका सूत्र लिखिए आप। तो हमें पता चल गया कि ये एक आयनिक यौगिक है, इसका सूत्र लिखना हमें। आयनिक यौगिक में पहले धनायन लिखेंगे तो पहले लिखेंगे सोडियम। सोडियम का सूत्र आपको पता है Na+ होता है। और हाइपोफॉस्फेट का सूत्र आपने यहां से चेक कर लिया, H2PO2- होता है। अब दोनों को मिला करके लिख दो, दोनों पर एक एक ही चार्ज है तो ये बैलेंस कर देंगे, तो सूत्र फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, NaH2PO2, ये हो गया हमारे पास। समझ में आ गई कहानी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा हम ले लेते हैं। मान लो हमसे ये पूछ लिया जाए मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का सूत्र क्या है। ये मैग्नीशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका सूत्र बताइए। तो इतना बड़ा नाम देखते ही कई बार स्टूडेंट डर जाते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम ये नहीं, Mg+2 रहना है इसमें। और डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये रहा डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, क्या हो जाएगा, H2PO4-। ठीक है, ये -1 है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और +2 कहाँ चला जाएगा, +2 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा Mg और H2PO4 का होल ट्वाइस, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो लवणों का जो सूत्र है नाम से, वो आप यहां से बना सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि ये जो ऑक्सी अम्ल होता है, फास्फोरिक अम्ल, ये 3 ऋणायन बनाता है, ये 2 ऋणायन बनाता है और ये 1 ऋणायन बनाता है। अब इनमें हमें पता है कि 3 ऋणायन बनाता है, तो ये ऋणायन तो ऐसा है जिसमें और H त्यागने योग्य नहीं है, लेकिन ये दोनों ऋणायन ऐसे हैं जिनमें और H त्यागे जा सकते हैं। तो ये अम्लीय ऋणायन है, और ये अम्लीय ऋणायन जिस लवण में होंगे उसे अम्लीय लवण कहा जाएगा। कौन सा लवण बोलेंगे उसको, अम्लीय लवण बोलेंगे। जैसे यहीं पे ले लो, इसके साथ सोडियम को जोड़ देंगे तो Na3PO4 बनेगा। इसमें एक भी आयनन योग्य हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कहलाएगा उदासीन लवण। कैसा लवण है ये उदासीन लवण है। समझ में आ गई कहानी। ऐसे ही सॉरी, ये वाला है हमारे पास HPO4-2 है, इसके साथ अगर हमने सोडियम जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na2PO4, फिर ये पूरा लिख दो HPO4, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। और ये इसमें जो हाइड्रोजन है वो आयनन योग्य है, इसलिए ये अम्लीय लवण है, हाइड्रोजन फॉस्फेट। और कैसा लवण है ये, अम्लीय लवण है। इसको अगर क्षार के साथ रख दोगे तो ये क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, निम्न में से किस युग्म को एक साथ नहीं रखा जा सकता। तो उसमें अगर इसको NaOH के साथ रखोगे तो गलत हो जाएगा। NaOH क्षार है, ये अम्ल है, क्रिया कर लेंगे। हाँ, NaOH को इसके साथ रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें देख लीजिए आप, इसको अगर सोडियम के साथ रखेंगे तो एक Na आएगा क्योंकि एक ही माइनस है, और बाकी NaH2PO4, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बन गया ये। और ये भी कैसा लवण होगा, ये भी अम्लीय लवण होगा। तो ये कितने प्रकार के लवण बना सकता है, ये 3 प्रकार के लवणों की 3 श्रेणियां बनाता है। फॉस्फोरिक एसिड लवणों की कितनी, ये स्टेटमेंट आता है सीधा, फॉस्फोरिक अम्ल लवणों की 3 श्रेणियों का निर्माण करता है। 3 कौन कौन सी लवण, एक बनाता है डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट लवण, एक बनाता है हाइड्रोजन फॉस्फेट लवण, और एक बनाता है फॉस्फाइट लवण। ऐसे यहां देख लीजिए, यहां से क्लियर हो गई कहानी। क्या क्लियर होगी यहां से कहानी, कि अगर इसके सोडियम जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, Na2HPO3। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम फॉस्फाइट। अब इसमें ये H है लेकिन ये निकल नहीं सकती, आयनन योग्य नहीं है, तो ये उदासीन लवण है। कैसा लवण है ये, उदासीन लवण है। तो फॉस्फाइट लवण उदासीन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन फॉस्फाइट लवण जो होते हैं
NaH2PO3, ये इसमें एक H निकल सकती है, तो ये अम्लीय लवण होते हैं। ये कैसे लवण होते हैं? ये अम्लीय लवण होते हैं। और ये वाली जो लवण बनाई हमने, जैसे सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बना है इसका, तो ये इसमें H निकलने योग्य नहीं है, तो ये कैसा है? ये एक उदासीन लवण है। कैसा लवण है ये उदासीन लवण है। तो इस तरीके से लवणों की कितनी श्रेणियां बनेगी, उन लवणों के क्या नाम रखे जाएंगे, ऑक्सीरेनाइन का क्या नाम होगा, ये पूरा आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि फास्फोरस के ये 3 मुख्य ऑक्सी एसिड है, तीनों मुख्य ऑक्सी एसिड के ये 3 नाम हैं, इनके ये फॉर्मूले हैं, इनकी ये क्षारकता है, इतने प्रकार के ये लवण बना सकते हैं। और अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें वो है कि इन ऑक्सी अम्लों में देखिए यहां ऑक्सीजन और जुड़ने की और गुंजाइश नहीं है, लेकिन यहां पर एक ऑक्सीजन यहां पर जुड़ सकती है, जिससे ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, और इसमें तो 2 ऑक्सीजन जुड़ सकती है। तो जिसमें पीएच बंद होता है वो ऑक्सीजन को जोड़ सकता है। तो ये जो है इसमें ऑक्सीजन जुड़ सकती है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ सकती है, इसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ सकती है। इनमें क्यों जुड़ सकती है? क्योंकि इनमें पीएच बंद होते हैं। जिनमें पीएच बंद होते हैं उनमें ऑक्सीजन जुड़ सकती है, और ऑक्सीजन का जुड़ना इस क्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो इसका ऑक्सीकरण हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है? ऑक्सीजन जुड़ सकती है। इसका भी ऑक्सीकरण हो सकता है, लेकिन इसका ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। अब इन दोनों का ऑक्सीकरण हो सकता है, तो जिनका ऑक्सीकरण होता है उन पदार्थों को अपचायक बोलते हैं। तो ये दोनों जो एसिड हैं, ये दोनों एसिड क्या हैं? अपचायक हैं। कौन? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल और फास्फोरस अम्ल, ये दोनों क्या हैं? अपचायक प्रकृति के होते हैं। H3PO2 ये भी अपचायक है, H3PO2 अपचायक है, और H3PO3 ये भी अपचायक है। H3PO3 को आप लीजिए, ये भी अपचायक है, H3PO4 नहीं है। ये दोनों अपचायक है। क्यों अपचायक है? क्योंकि इसके अंदर पीएच बंद होते हैं, तो ऑक्सीजन जुड़ सकती है। 2 पीएच बंद, ये सीधा ऑप्शन में मिलेगा आपको। 2 पीएच बंद उपस्थित होने के कारण, 2 पीएच बंद उपस्थित होने के कारण, ये लो, ये एक सिंपल सा आपको मैंने बता दिया। और ये क्यों अपचायक है? इसका आंसर हो जाएगा कि 1 पीएच बंद उपस्थित होने के कारण। ये क्यों है? 1 पीएच बंद उपस्थित होने के कारण। ये दोनों अपचायक भी हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना है। और अब एक लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात वो मैं आपको बता देता हूं। अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करनी है इन तीनों ऑक्सी एसिड में। किसकी तुलना करनी है हमें? अम्लीय सामर्थ्य की तुलना है करनी है। तो वो अम्लीय सामर्थ्य की तुलना हम कर लेते हैं। इनको मैं एक बार साइड में ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा अच्छे से हम इसको कर पाए। ये जो तीनों ऑक्सी एसिड हैं, इन तीनों ऑक्सी एसिड्स के लिए हमें अम्लीय सामर्थ्य की तुलना भी करनी है। तो अब देख लीजिए आप, ये कौन सा एसिड था? ये हमारे पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड था, ये फास्फोरस एसिड था, और ये फास्फोरिक एसिड था। इसमें क्या होता है, अगर इसमें H निकलता है, अम्लीय सामर्थ्य के लिए क्या करना है? इसमें H निकलेगी तो तीनों H निकलेगी, तीनों H निकलेगी। इसमें 3 H निकलती है, इसमें 2 H निकलती है, इसमें केवल एक ही H निकलने योग्य है। ज्यादा H निकालने वाला प्रबल अम्ल होता है, ये कई बार हमारे दिमाग में आ जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। प्रबल वो नहीं है जो ज्यादा H निकालता है, प्रबल वो है जो जल्दी H निकालता है। देखिएगा, ये 3 H निकालता है, तीनों H निकालेगा तो P डबल बॉन्ड O, तीनों O पर क्या आ जाएगा? माइनस। और 3 ऑक्सीजन पर अगर माइनस आ गया, 3 ऑक्सीजन पर क्या आ गया? तीनों ऑक्सीजन पर अगर माइनस आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में इस को स्थायी होने के लिए ये ऑक्सीजन भी टेंशन में है, ये भी टेंशन में, ये भी टेंशन में है। अब इन तीनों ऑक्सीजन को की टेंशन को दूर करने के लिए केवल ये ऑक्सीजन बचा। अब ये इसकी हेल्प करे, इसकी करे, इसकी करे, 3 की हेल्प करनी है इसको। तो ये क्या है, ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता, तो इसमें क्या होगा? इसका स्थायित्व कम होगा। संयुग्मी जो ऋणायन बना है, इस संयुग्मी ऋणायन का स्थायित्व कम।
क्यों रहेगा कम? क्योंकि यहां अनुनाद ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अब ये जो ऑक्सीजन है वो इसको भी हेल्प करेगा, ये इसको हेल्प करेगा, ये इसको हेल्प करेगा, तो 1/3 हेल्प ही हो पाएगी यहां पर। यहां देखिए, यहां केवल 2 ही H निकलते हैं। अगर 2 ही H निकलते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहां O माइनस आएगा और यहां O माइनस आएगा। अब इस ऑक्सीजन को 2 को ही हेल्प करनी है, जबकि यहीं इस ऑक्सीजन को 3 की हेल्प करनी थी। तो इसका मतलब है ये थोड़ी ज्यादा हेल्प कर देगा, इस नेगेटिव को यहां पर बुलाने में ज्यादा हेल्प कर पाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसका स्थायित्व कम है, इससे ज्यादा इसका स्थायित्व है। और इसको ये तो केवल एक ही H प्लस त्यागेगा, और अगर एक ही H प्लस त्यागेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? P डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ H, यहाँ O माइनस, और यहाँ क्या हो गया? H। अब इसमें क्या करना है? इसमें एक ऑक्सीजन इसको हेल्प करने के लिए है, इसको केवल एक की हेल्प करनी है, या 2 की हेल्प करनी है, या इसको 3 की हेल्प करनी है। 3 की हेल्प करनी है तो यहाँ कम हेल्प होगी, तो स्टेबिलिटी कम है, और इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा। जिसका स्थायित्व ज्यादा है इसका मतलब वो जल्दी बनेगा, ये जल्दी बनेगा तो आयनन तेजी से होगा, तो ये प्रबल अम्ल हो गया। तो अम्लीय सामर्थ्य आप देखिए, ये सबसे प्रबल अम्ल और ये सबसे दुर्बल अम्ल, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अम्लीय सामर्थ्य आप देखेंगे, तीनों की अम्लीय सामर्थ्य में हाइपोफॉस्फोरस अम्ल सर्वाधिक अम्लीय है। नोट कर लीजिएगा इसको, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम ऐसे करके लिख लीजिए। इसका सबसे ज्यादा है, इसका उससे कम, और इसका सबसे कम, और इसका कारण बताना है। इनके आयनन से बनने वाले ऋणायनों का स्थायित्व, इनके आयनन से बनने वाले ऋणायनों के स्थायित्व में देखेंगे कि फॉस्फोरिक अम्ल का ऋणायन न्यूनतम स्थायी है और हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का ऋणायन सर्वाधिक स्थायी है। तो इसको हम स्टेबिलिटी से कोरिलेट करेंगे और वहां से आंसर दे देंगे। क्लियर हो गई ये चीज भी? और ये एक चीज का और ध्यान रखना है, इनकी अम्लीय सामर्थ्य में वैसे बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं होता। अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो लगभग बराबर वाला हो तो उसको भी हमें क्या करके आना है? उसको भी हमें सही करके आना है। तो ये 3 बेसिक ऑक्सी एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, तीनों बेसिक एसिड आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। अब मैं आगे चलता हूं, कुछ और ऑक्सी एसिड्स इनके बनाते हैं। सबसे पहले हम इनके बनाते हैं पायरो एसिड। कौन सी? पायरो। पायरो अम्ल कैसे बनाया जाता है? पहले तो इसका पायरो कब लगाया जाता है? पायरो के लिए क्या करेंगे हम? पायरो के लिए किसी भी ऑक्सी अम्ल के 2 अणु लेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सी अम्ल के 2 अणु लेंगे। ठीक है, ऑक्सी अम्ल के 2 अणु लेकर उसको गर्म करेंगे, दोनों अणुओं को। ये लो गर्म कर दिया। जैसे ही गर्म करोगे तो क्या होगा? उस ऑक्सी अम्ल में से एक जल का अणु निकलेगा। एक जल के अणु का निष्कासन, केवल एक ही निकलेगा, और एक जल का अणु निकलेगा तो उसके बाद जो अम्ल बनेगा उस अम्ल को हम क्या बोल देंगे? उसको हम पायरो अम्ल बोल देंगे। तो पायरो अम्ल कैसे बनता है ये समझ में आ गया आपके? पायरो अम्ल बनाने के लिए जिस अम्ल का पायरो बनाना है उसके 2 अणु ले लीजिए और उसमें से एक जल का अणु निकाल लीजिए, पायरो अम्ल बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 1 लेता हूं। एग्जाम्पल 1 में हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल 1 में फॉस्फोरिक अम्ल का पायरो बनाते हैं। पायरो फॉस्फोरिक अम्ल क्या बना लेते हैं? पायरो फॉस्फोरिक अम्ल। अब पायरो फॉस्फोरिक अम्ल कैसे बनाएंगे? उसके लिए पहले फॉस्फोरिक अम्ल के 2 अणु लेने पड़ेंगे। क्या लेना पड़ेगा? फॉस्फोरिक अम्ल के 2 अणु लेने पड़ेंगे। तो ले लीजिए फॉस्फोरिक अम्ल, स्ट्रक्चर सही लिख देता हूं। P डबल बॉन्ड O, यहां एक OH, ये एक OH और ये एक OH, ये फॉस्फोरिक अम्ल हो गया। ऐसा ही एक और फॉस्फोरिक अम्ल ले लेता हूं मैं। P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH और ये सिंगल बॉन्ड OH। कितने अणु ले लिए फॉस्फोरिक अम्ल के? फॉस्फोरिक अम्ल के 2 अणु ले लिए मैंने। ये दोनों अणु लेने के बाद इसमें एक जल का अणु निकालना है। गर्म करेंगे तो एक जल का अणु निकलेगा। तो एक जल का अणु निकलेगा तो उसके लिए एक अम्ल का OH और दूसरे अम्ल का H, ये लो जल का अणु निकल गए यहां से। और अब क्या होगा?
अब यहां तो कुछ बचा नहीं, यहां एक ऑक्सीजन बच गई, इस ऑक्सीजन के थ्रू ये दोनों पी जुड़ जाएंगे। समझ में आ गई कहानी? तो इसकी क्या स्ट्रक्चर आएगी वो देख लो आप। इसकी स्ट्रक्चर में पी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहां आ गया OH, यहां आ गया फिर OH, यहां आ गया O, यहां आ गया फिर P डबल बॉन्ड O, यहां आ गया OH, और यहां फिर क्या आ गया, यहां फिर OH आ गया। ये वाली स्ट्रक्चर आ गई। और इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोल देंगे। तो ये हमारा पायरोफॉस्फोरिक अम्ल बना। बिल्कुल आसान है ना, 2 फॉस्फोरिक अम्ल के अणु लिए, 1 जल का अणु निकाला, तो फिर जो बन जाएगा उसको हम पायरोफॉस्फोरिक अम्ल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? उसको हम पायरोफॉस्फोरिक अम्ल बोल देंगे। तो यहां से पायरोफॉस्फोरिक अम्ल हो गया। इस पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, इसका अणु सूत्र लिखेंगे तो कितने H हो गए? 2H यहां हो गए, 2H यहां हो गए, तो टोटल H हो गए 4। P कितने हो गए? 2P हो गए। O कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 1 7, H4P2O7। इसको बोल देंगे हम पायरोफॉस्फोरिक एसिड। H4P2O7 इसको बोलेंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसकी क्षारकता कितनी होगी? तो इसकी क्षारकता होगी 4 H निकल सकते। तो ऐसे हम फॉस्फोरिक अम्ल का पायरो बना सकते। अच्छा, एक बात और मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। अगर हम इसमें से एक बीच वाली ऑक्सीजन को हटा दें, इस बीच वाली ऑक्सीजन को हटा दें, तो हमारे पास नया ऑक्सी एसिड बन जाएगा, P डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहां OH आ जाएगा, यहां OH आ जाएगा, ये फिर यहां बीच वाली O को हटा लेते हैं मान लो, तो ये P डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये OH आ जाएगा और ये OH। तो एक ऑक्सी एसिड ये भी बन सकता है। इसमें हमने क्या किया, इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दिया, इसमें से ऑक्सीजन कम कर दिया, तो ऑक्सीजन कम करते ही उसकी हाइपो लग जाता है, ये आपको पता है पहले से। तो इसको क्या कह दिया जाता है? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो हाइपोफॉस्फोरस तो पहले पढ़ा था हमने, पहले वाला था हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2। ये है हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, रस अम्ल नहीं है, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल है। और हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र हो गया H4P2O6। बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, क्योंकि एकमात्र फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल है जिसमें P और P डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, PP बंधन उपस्थित है। एकमात्र फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है जिसमें P और P क्या है? डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, यानी PP लिंकेज इसमें प्रेजेंट है। बाकी फास्फोरस के किसी भी ऑक्सी अम्ल में P और P डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं है, बीच में ऑक्सीजन जरूर आ जाता है। तो ये हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, इसका सूत्र भी आपको याद रखना है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें PP लिंकेज है, बाकी की किसी में भी PP लिंकेज नहीं है। फॉस्फोरस का हाइपो है, ये ध्यान रखना, फॉस्फोरिक का हाइपो है। फॉस्फोरस का हाइपो हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी यहां जाइए, पहले एग्जाम्पल हमने फॉस्फोरिक अम्ल का पायरो बनाया था, अब हम फॉस्फोरस अम्ल का भी पायरो बना सकते हैं। पायरो फॉस्फोरस अम्ल, पायरोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक है, अब कैसे बनेगा वो देखो। फास्फोरस अम्ल होता है P डबल बॉन्ड O, एक होती है H और 2 होते हैं उसमें OH। ये तो हो गया फास्फोरस अम्ल। ऐसा ही एक और अणु लेना पड़ेगा, P डबल बॉन्ड O। अब इस बार इधर H नहीं लिख सकते हम, क्यों नहीं लिख सकते H? ऐसा ही दूसरा अणु लिख रहा हूं मैं, और दूसरे अणु का H इधर नहीं लिखेंगे, क्योंकि H जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है वो आयनित नहीं होता। तो इसको जब दोबारा इधर लिखो तो इसको उल्टा कर देना, OH तो इधर ले लेना इसका और H उधर कर देना, क्योंकि H यहां लिखोगे तो फिर आप निकाल नहीं पाओगे उस H को। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां से एक OH निकल जाएगा, यहां से H निकल जाएगा, तो एक जल के अणु का निष्कासन हो गया। और जल के एक अणु का निष्कासन हो गया -H2O, तो फिर हमारे पास ऑक्सी एसिड बन गया। उस ऑक्सी एसिड में देखिए आप क्या होगा, P डबल बॉन्ड O, ओके, फिर ये H, यहाँ OH, यहाँ O, फिर यहाँ P डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ OH, ये लो H। क्या बोल देंगे, इसका सूत्र तो हो गया H4P2O5 हो गया, ये H4P2O5 हो गया। और इसको बोलेंगे हम पायरोफॉस्फोरस अम्ल।
तो फॉस्फोरिक का भी पायरो बना लिया, फॉस्फोरस का भी पायरो बना लिया। फॉस्फोरस वाले में थोड़ी ध्यान सावधानी रखनी है कि कहीं जल निकालते समय आप इस H को निकाल दो, इसको निकाल दो कि गलत हो जाएगा। H वही निकालनी है जो O से जुड़ी हुई है, वही आयनन योग्य होती है। तो ये पायरोफॉस्फोरस अम्ल हो गया। कई बार सीधे क्वेश्चन आते हैं पायरोफॉस्फोरस अम्ल में पीओ बंद कितने हैं, तो ये भी पीओ बंद है, ये पीओ बंद है, ये पीओ बंद है, ये पीओ बंद है। तो पीओ बॉन्ड को सबको काउंट करना होता है, कितने पीओएच है, कितने पीएच है, तो वो सारी चीजें आपको बतानी है जो आप काउंट कर सकते हो बहुत आसानी से। तो पायरो कैसे लगता है, क्लियर हो गई। अब आपको एक लास्ट बताता हूं, मेटा कैसे लगता है। मेटा अम्ल, किसी के मेटा लगाना हो तो फिर वहां क्या करना होगा। तो मेटा अम्ल के लिए क्या करते हैं हम, किसी अम्ल के दो अणु नहीं लेने, अम्ल का लेना है हमें एक अणु। अम्ल का क्या लेना है, अम्ल का एक अणु लेना है, और अम्ल के एक अणु में से माइनस करना है। जैसे गर्म करोगे तो जल का एक अणु, जल का जो एक अणु है उसका यहां से निष्कासन कर देंगे और जल का एक अणु निकाल देंगे, तो फिर ये जो बन जाएगा उसको हम बोल देंगे मेटा अम्ल। क्या बोल देंगे, तब हम उसको मेटा अम्ल बोल देंगे। क्लियर है। जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल आ गया, एग्जाम्पल 1, हम किसका मेटा बनाना चाहते हैं, मान लो मैं फॉस्फोरिक का ही मेटा बनाना चाहता हूं। तो अगर आप फॉस्फोरिक अम्ल का मेटा बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, पहले तो आप फॉस्फोरिक अम्ल का एक अणु लीजिए, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH, ये तो हो गया फॉस्फोरिक अम्ल। अब मेटा बनाना है तो क्या करेंगे, गर्म करेंगे और इसमें से एक जल के अणु का निष्कासन करवाएंगे। कैसे निकालोगे एक जल का अणु, दिख रहा है आपको, यहां से एक तो OH और एक क्या निकाल देंगे H, तो ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये डबल हो जाएगा। तो इससे क्या बन जाएगा, ये P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड OH। क्या लिख सकते हैं इसको, HPO3। क्या लिख देंगे इसको, HPO3। और इसी को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाएगा मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। क्या बोल देंगे इसको, इट इज नोन एज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड जो था, ये फॉस्फोरिक अम्ल था, इस फॉस्फोरिक अम्ल में से हमने एक अणु में से एक जल का अणु निकाल दिया तो मेटा लग गया। अब मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, इसकी क्या खास बात है, ये हमेशा एकलक नहीं होता, अकेला नहीं रहता, एकलक नहीं, तो फिर क्या करता है, बहुलक के रूप में, बहुत सारे एक साथ रहते हैं। जब इसके बहुत सारे एक दूसरे के पास आते हैं, बहुलक बनाते हैं, तो वो पहले के पास दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ करके एक रेखीय श्रृंखला बना लेते हैं। तो ये रेखीय बहुलक बना लेता है। क्या बना लेता है, ये रेखीय बहुलक बना लेता है। अब रेखीय बहुलक की स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगी, इस P के साथ जो दो डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन थे उसमें से एक ऑक्सीजन और एक क्या है OH, ये तो सुरक्षित रहता है। सारे जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड थे, इनके बहुत सारे अणु एक दूसरे के पास आए थे, तो उनका एक और एक OH ये तो रहता है सुरक्षित। समझ में आ गई कहानी। और एक O जो रहता है डबल बॉन्ड O, वो सिंगल बॉन्ड O के थ्रू इनसे जुड़ना चालू कर देता है, सिंगल बॉन्ड O के थ्रू ये आगे चालू हो जाता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाती है। अब और आगे जुड़ते रहेंगे, रेखीय बहुलक बन जाएगा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसमें HPO3 की कितनी इकाइयां जुड़ गई, उसकी N इकाइयां जुड़ गई, तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जुड़ते रहे रेखीय श्रृंखला बन जाए, लेकिन जुड़ते जुड़ते फिर ऐसे एक गोले के अंदर हो जाए और शुरू वाला और लास्ट वाला वापस में जुड़ जाए, तो चक्र भी बना सकते हैं। तो रेखीय बहुलक ही नहीं है, ये चक्रीय बहुलक भी बना लेता है। ध्यान दीजिए, ये केवल रेखीय बहुलक ही नहीं बनाता है, रेखीय बहुलक के अलावा ये चक्रीय बहुलक भी बना लेता है। अकेला नहीं रहता, या तो रेखीय बहुलक बनाता है, ये चक्रीय। अब चक्रीय में, चक्र में कम से कम कितने आएंगे, 3, तो कम से कम 3 वाला मैं बता देता हूं। 3 वाले में क्या स्ट्रक्चर बनने वाली है वो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। 3 वाले में देखिए, ये जो P है, कोई सा भी आप P ले लीजिए, उसका एक और एक OH ये तो सुरक्षित रहना है, इसका भी एक O और एक OH ये सुरक्षित रहना है, इसका भी एक और एक OH तो सुरक्षित रहना है।
और रहा एक ऑक्सीजन वो इसके थ्रू इसके जुड़ जाएगा, इसका एक ऑक्सीजन उससे जुड़ जाएगा और इसका एक ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, तो इससे एक चक्रीय त्रिलक बन जाएगा। ये जो चक्रीय त्रिलक बनेगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा HPO3 का होल थ्राइस, जिसको हम लिख सकते हैं H3P3O9। ऐसे चक्रीय त्रिलक के जो चक्रीय बहुलक है उसमें इसको चक्रीय त्रिलक बोलेंगे। चक्रीय चतुर्लक हो सकता है, चक्रीय पंचलक हो सकता है, चक्रीय षटलक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले चक्रीय त्रिलक में कितने पीओ बंद हैं, तो ये वाला पीओ बंद है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये सारे पीओ बॉन्ड है। पी डबल बॉन्ड कितने हैं, POH कितने हैं, तो वो सारे बॉन्ड आपको यहाँ काउंट करके बताने हैं। तो मेटा कैसे बनाते हैं वो भी आपने देख लिया। अच्छा, मेटा बनाने के लिए एक मस्ट कंडीशन और बता देता हूं। किसी भी एसिड का मेटा बनाने के लिए उसमें कम से कम 3 OH होनी चाहिए, क्योंकि 2 OH में से तो जल निकलेगा और रहा हुआ 1 OH उसमें बचेगा तभी तो उसको अम्ल कहेंगे। 1 OH बचेगा तभी तो उसको अम्ल कहेंगे। अगर ये H भी निकल जाएगा तो फिर इसको अम्ल नहीं कहेंगे। तो 3 OH होता है उसका मेटा बनता है, 2 OH होते हैं उसके पायरो बनते हैं। तो ये हाइपो कब लगाते हैं, अस कब लगाते हैं, इकल कब लगाते हैं, पायरो कब लगाते हैं और मेटा कब लगाते हैं। ये हो गए हमारे फास्फोरस के ऑक्सी एसिड। ठीक है, होपफुली आप इन दोनों नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स को बहुत अच्छे से सीखे होंगे। इनसे रिलेटेड अब कोई भी डाउट आपके पास आती है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सल्फर और हेलोजनों के ऑक्सी एसिड्स को और कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।